हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे मैकेनिक मोटर व्हीकल का मास्टर कोर्स कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। मात्र 399 रुपये में 20% ऑफ के साथ। 499 का है, 20% ऑफ चल रहा है। 399 आप लोगों को सक्सेस करियर मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। और अगर देखिए आपको इस 399 में क्या क्या चीजें मिलेगी, तो आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगी और डाउट ग्रुप मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलने वाली है। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में, बैच में इन्वॉल्व होने में दिक्कत होती है, तो आप 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे की क्लास को अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, हम लोग जैसा कि कल की क्लास में इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, इंजन की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे आप लोगों को। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लीजिए हम लोग की क्लास को जो, जो चल रही थी, इंजन कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है ना, इंजन कंस्ट्रक्शन यानी कि इंजन की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे। इंजन की संरचना में हम आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ा चुके हैं, तो इंजन की संरचना में मैं आप लोगों को जो टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिया हूं। देखिए अभी तो ये हमारी कौन सी क्लास है, ये 4 वाली क्लास है। इंजन कंस्ट्रक्शन की ये 4 क्लास है। इससे पहले हम इंजन की संरचना की 3 क्लासेज आप लोगों को ले चुका हूं। ठीक है ना, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले उनको देखिएगा, फिर आगे आइएगा। ठीक है, बाकी आवाज आप लोगों को प्रॉपर जा रही होगी, आवाज जा रही है ना? हाँ, तो देखिए इंजन कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं 3 क्लासों में। बहुत डिटेल से हम लोग डीप नॉलेज ले रहे हैं। और देखिए ये जो बैच आप लोगों का है, इसमें बैच में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को लेकर चलाई जा रही है। आइए देखती है। सिलेंडर ब्लॉक आप लोग पढ़ लिए हैं, सिलेंडर हेड पढ़ लिए हैं, क्रैंक केस पढ़ लिए हैं, पिस्टन पढ़ लिए हैं, पिस्टन रिंग पढ़ लिए हैं, पिस्टन पिन भी पढ़ लिए हैं, कल की कनेक्टिंग रॉड भी पढ़े थे, क्रैंक शाफ्ट पढ़े थे, फ्लाईव्हील पढ़े थे, वाल्व और आज हम फ्लाईव्हील भी कल की क्लास में कवर कर लिए थे। वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म, रॉकर आर्म, कैम शाफ्ट, कंबस्टन चेंबर, ये सभी हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जैसा कि हम यहाँ पे कल आप लोगों को रोके थे वाल्व वाले पे, तो हम लोग डिटेल से आज वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाली है। दोनों मीडियम में आप लोग चाहे एग्जाम इंग्लिश में हो, बहुत से ऐसे हिंदी कैंडिडेट हैं हिंदी मीडियम वाले जो एग्जाम में बैठते हैं और बोलते हैं सर इंग्लिश में ये शब्द आ गया था, मुझे समझ में नहीं आया। तो हम इंग्लिश भी साथ में लेकर चलेंगे, एक एक टॉपिक हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। थोड़ी क्लासें लंबी हो जाएगी तो मैं इंग्लिश को समझाते हुए आपको हिंदी पे ले चलूंगा। पहले पहले देखिए ये है वाल्व। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, वाल्व है। आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है वाल्व। वाल्व की सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आनी चाहिए। ठीक है ना, क्या आनी चाहिए, नोमेनक्लेचर। तो आइए नोमेनक्लेचर देख लीजिए। ये वाला ऊपरी पार्ट्स वाल्व का क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट हेड कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें जो थोड़ा सा गैप छोड़ा, मतलब थोड़ा दूर के बाद इसको फेस को ग्राइंड करके 45 से 30 डिग्री ग्राइंड किया जाता है। ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। बाकी ये वाला पार्ट क्या है, फेस है। ठीक है ना, फेस यहां से जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, ये एंगल कितना डिग्री का बनाता है, तो ये 45 डिग्री का बनाता है। ठीक है ना, कितना, 45 डिग्री। 30 से 45 डिग्री यहाँ पे नोट करिएगा, 30 से 45 डिग्री। ठीक है, और वाल्व का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। और यहाँ पे सबसे नीचे वाला पार्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे स्प्रिंग को ही क्या किया जाता है, स्प्रिंग फंसाई जाती है जो कंप्रेशन का काम करता है। स्प्रिंग रिटेनर लॉक ग्रू यहीं पे फंसाया जाता है। ठीक है ना, तो ये स्टीम क्या है, वाल्व का फिगर है जो आप लोगों को जानना है। अब आइए वाल्व करता क्या है पहले उसके बारे में जानिए। देखिए हर एक सिलेंडर के अंदर कोई भी इंजन होगी, हर प्रत्येक सिलेंडर में 2 प्रकार का वाल्व लगा होता है। एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। मैं यहाँ पे एक ले ले रहा हूँ थोड़ा सादा पेज जो कि आप लोगों को समझाने का काम आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक पेज ले ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ। ठीक है, इसको गौर से समझिएगा पहले। ये देखिए ये है वाल्व। ठीक है, थोड़ा फिगर इधर उधर बनेगा, उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है ना, ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये है वाल्व। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
प्रकार, वाल्व प्रकार, या ये दो प्रकार का होता है। वाल्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अभी हम हर सिलेंडर के अंदर दो प्रकार का वाल्व लगा होता है, उसके बाद हम बताएंगे और भी प्रकार बताएंगे इसके अलावा। देखिए, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। क्या होता है? सबसे पहले इनलेट वाल्व लीजिए, इनलेट वाल्व, ठीक है ना। इनलेट वाल्व को एक और नाम से जानते हैं, इनटेक वाल्व, इनटेक वाल्व। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते रहेंगे, नाम यही रहता है। अब देखिए, दूसरा होता है एक एग्जॉस्ट वाल्व। क्या होता है दूसरा? यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व। ये तो पहला हो गया इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से क्या होता है कि एयर और फ्यूल की मिक्सर किसके अंदर आती है? सिलेंडर के अंदर आती है, कंबस्टन चेंबर के अंदर। और एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होती है? गैस है, जो जली हुई गैस है, उसे बाहर निकाली जाती है। तो दूसरा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है ना। दूसरा वाल्व क्या होता है? एग्जॉस्ट वाल्व होती है, ठीक है ना। इनलेट वाल्व या इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इसका दूसरा नाम क्या है? आउटलेट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व को आउटलेट वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, आउटलेट वाल्व। इनका काम क्या होता है? सबसे पहले इनलेट वाल्व का कार्य होता है कि जब सक्शन होती है ना, जब सक्शन होता है उस समय इनटेक वाल्व ओपन हो जाता है, यानी कि इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और वहां से हवा और फ्यूल का मिक्सर अंदर आ जाता है, या फ्यूल अंदर आ जाती है। फिर जब गैस जल जाती है, बस जब ये फ्यूल जल जाती है, ईंधन जल जाती है, तो जलने के बाद जो गैसें होती है उसको बाहर निकालना होता है सिलेंडर के अंदर से। तो वो कहाँ से निकल कर आता है? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है, वहां से बाहर आता है। मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। अभी इतना क्लियर हो गया ना। अब आइए इसकी थोड़ी डिटेल आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए, इंग्लिश में हम आप लोगों को समझाते हैं, फिर हिंदी में समझा देंगे। एक एक लाइन समझिए। ए वाल्व इज ए डिवाइस दैट ओपन्स एंड क्लोज ए पैसेज। ये एक वाल्व एक डिवाइस है जो क्या करता है? किसी भी रास्ते को क्या करता है? बंद करता है या खोलता है। अब देखिए, सक्शन में एक प्रोसेस आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए, सिलेंडर के अंदर ऊपर से, यानी टीडीसी से बीडीसी तक जब जाता है, टीडीसी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, उस समय सक्शन होता है। सक्शन के दौरान आपका इनटेक वाल्व खुलता है, यानी कि इनलेट वाल्व खुलता है, और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। और इनलेट वाल्व खुलने की वजह से हमारा फ्यूल और हवा सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सक्शन हो गया। उसके बाद अब जब कंप्रेशन होगा, यानी कि बीडीसी से जब टीडीसी की ओर पिस्टन जाएगी, उस समय इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहेगा, दोनों बंद होना चाहिए, और लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना इनलेट वाल्व से लीकेज होना चाहिए, ना एग्जॉस्ट वाल्व से लीकेज होना चाहिए। तो जब ये कंप्रेस करेगा, लीकेज नहीं हो रहा है, तो कंप्रेस होगा, जो इसके अंदर फ्यूल आई है वो कंप्रेस होगा, ठीक है। कंप्रेशन के दौरान दोनों वाल्व बंद होते हैं। सक्शन के दौरान एक एक चीजें एग्जाम में पूछता है। सक्शन के दौरान कौन सी? इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। सक्शन हो गया। अब दोनों वाल्व बंद होगी, अब कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के बाद जो उसमें फ्यूल है वो जल उठेगा। जलने के बाद क्या मिलेगा? पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक के दौरान भी हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है? क्लोज होता है। अब उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व के बाद सॉरी, पावर स्ट्रोक हो गया। पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगी। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे ही होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगी, इनलेट वाल्व बंद होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहेगी, तो उससे हमारा जली हुई गैसें बाहर आ जाती है ना। तो जब वाल्व होती है जहां पे वो बैठी रहती है, बिल्कुल लीकेज नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां पे वो जिस सीट पे बैठती है वहां से लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ए वाल्व इज ए डिवाइस डेट ओपन्स एंड क्लोज ए पैसेज। किसी रास्ते को क्लोज या बंद करता है। वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी रास्ते को, पैसेज को क्या करता है? बंद करता है, खोलता है। आगे आइए। इन एन ऑटो इंजन, यानी कि जो ऑटो इंजन है, एवरी सिलेंडर हैज टू वाल्व्स। कितने प्रकार का? प्रत्येक सिलेंडर दो प्रकार की वाल्व लगती है। कौन कौन सी? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनलेट आर इनटेक वाल्व, एक हो गया। इनलेट वाल्व बोलिए या इनटेक वाल्व बोलिए। एंड द आउटलेट आर एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया। अब दूसरा लाइन है ये, फ्यूल इंटर द सिलेंडर
थ्रो द इनलेट वाल्व, फ्यूल कब इंटर करेगा, सक्शन दौरान इनलेट वाल्व ओपन होगी, उस दौरान क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए मैं थोड़ा वायर को इधर तक ले ले रहा हूँ, डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा कि देखिए, फ्यूल इंटर द सिलेंडर थ्रो द इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा तभी फ्यूल अंदर आएगी। ठीक है ना, एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होगा, गैसें बाहर निकलती है, क्या होती है, एग्जॉस्ट वाल्व से गैस बाहर निकलती है। एंड गैसेज एग्जिट थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व, गैस किसके थ्रू बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलती है। आगे आइए, देयर शुड बी नो लीकेज फ्रॉम द वाल्व व्हेन दे आर क्लोज। ठीक है ना, यानी कि देयर शुड बी नो लीकेज, लीकेज नहीं होनी चाहिए वाल्व से, व्हेन दे आर क्लोज, जब वो क्लोज होते हैं तो लीकेज नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बार आप लोगों का कमेंट्स में देख लेता हूं, ठीक है ना, कोई इश्यू होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों का कमेंट्स देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया है सर, बढ़िया क्लास, ओके थैंक यू, बढ़िया क्लास सर। चलिए आइए अब आगे आते हैं। वाल्व आर मेड ऑफ आस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, जो वाल्व है आस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये स्टार में बना दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में आता है कि वाल्व किसका बना होता है, तो ये आस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील का बनाता है। विच इज कोरोजन एंड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, जो आस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील है वो क्या है, ये कोरोजन और हीट रेजिस्टेंट है, यानी कि ये जल्दी संक्षारण नहीं होता, ठीक है ना, जल्दी ये घर्षण के कारण घिसता नहीं है, और हीट रेजिस्टेंट, जो हीट उत्पन्न होती है उसका भी रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है। आगे देखिएगा, द एग्जॉस्ट वाल्व इज जनरली मेड ऑफ सिल्क्रोम स्टील, जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्ट वाल्व किसका बना होता है, सिल्क्रोम स्टील का बना होता है। और इनलेट वाल्व इज मेड ऑफ निकल क्रोमियम क्रोम स्टील, किसका बना होता है इनलेट वाल्व, निकल क्रोमियम स्टील। तो आपको एक ये याद रखना है, इनलेट वाल्व किसका बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का, एग्जॉस्ट वाल्व किसका बना होता है, सिल्क्रोम स्टील का। और सिर्फ वाल्व पूछे, ठीक है ना, सिर्फ वाल्व अगर एग्जाम में आता है तो आस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील का बना होता है ना, इतना याद रख लेंगे। आइए हिंदी में भी देख लीजिए, इसके बारे में दिया है, वाल्व वह डिवाइस है जो किसी रास्ते को क्या करता है, खोलता है और बंद करता है। ऑटो इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में दो वाल्व लगे होते हैं, जो मैंने बता दिया, इनलेट या इनटेक वाल्व तथा आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व, याद कर लेंगे। इनलेट वाल्व से फ्यूल सिलेंडर में जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व से गैसें बाहर निकलती हैं। जब वाल्व बंद होता है तो इनसे कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे, वाल्व आस्टेनाइट स्टील का बनाए जाते हैं, जो कि जंग और उष्मा अवरोधी मटेरियल है, यानी कि उसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा, और उष्मा अवरोधी है, यानी कि उष्मा को भी क्या करेगा, अवरोध करेगा, जल्दी हीट नहीं होने देगा अपने आप को, ठीक है ना। आगे आइए, एग्जॉस्ट वाल्व प्राय सिल्क्रोम स्टील का बना होता है, किसका, सिल्क्रोम स्टील का, तथा इनलेट वाल्व किसका, निकल क्रोम स्टील का, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले भी देख लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है वाल्व मैकेनिज्म। क्या आता है, वाल्व मैकेनिज्म। आइए इंग्लिश में पहले समझ लीजिए, जिससे कि आपको इंग्लिश मीडियम में अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आ गया तो आप ये ना कहें कि सर हमने क्वेश्चन छोड़ा है इंग्लिश की वजह से ना। अब आइए, वाल्व मैकेनिज्म क्या है, वाल्व मैकेनिज्म, देखिए दो प्रकार की वाल्व मैकेनिज्म होती हैं। कितने प्रकार की वाल्व मैकेनिज्म होती हैं, दो प्रकार की, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वाल्व मैकेनिज्म मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है, चलिए वाल्व मैकेनिज्म क्या होती है ये देखिए, जब जो वाल्व है, या तो हम आप लोगों को बताया था, इंजन की तीन मुख्य भाग होती है, एक सिलेंडर हेड, दूसरा सिलेंडर ब्लॉक, और तीसरा क्या होता है, क्रैंक केस। तो देखिए वाल्व हम दो जगह फिट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक होता है सिलेंडर, सॉरी यहाँ देखिए, एक होता है पहला सिलेंडर हेड, ठीक है ना, क्या होता है, एक
सिलेंडर होता है, हेड होता है। दूसरा क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक। क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है ना। यदि वाल्व सिलेंडर हेड में ऑपरेट होता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। यदि सिलेंडर ब्लॉक में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, अगर सिलेंडर हेड में यानी कि ऊपर की तरफ वाल्व ऑपरेट होता है सिलेंडर हेड में, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। और नीचे यानी कि सिलेंडर ब्लॉक में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार देखिए, एक बार सिलेंडर हेड में होता है यानी कि ऊपर होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर हेड वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है ना। और सिलेंडर ब्लॉक में होता है तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। याद रखिएगा। देखिए, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वाल्व कहाँ चल रहा होता है। अगर सिलेंडर हेड में चलेगा तो ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, और अगर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चलेगा तो हम बोलेंगे स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है ना। यदि सिलेंडर हेड में हमारा वाल्व चलेगा तो क्या बोलेंगे, ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, और अगर सिलेंडर ब्लॉक में चलेगा तो स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो आइए इसी चीज को हम समझते हैं थोड़ी देर। The valve is driven and operated by a cam mounted on the camshaft। ठीक है ना। आइए एक बार हम थोड़ा सा कैम शाफ्ट को आपको बारे में दिखाते हैं। कैम शाफ्ट में एक कैम शाफ्ट होता है, उसमें क्या लगा होता है, कैम। क्या लगा होता है, कैम। उसी से ये ऑपरेट होता है, कौन, वाल्व। वाल्व किसके द्वारा ऑपरेट होता है, कैम के द्वारा। तो मैं अभी आप लोगों को पहले कैम शाफ्ट दिखा देता हूं थोड़ा सा रिव्यू के लिए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। चलिए यहां पे मैं देख लेता हूं। देखिए ये है कैम, ये क्या है, कैम है, कैम है, कैम। और ये पूरा क्या है, कैम शाफ्ट है। ये पूरा क्या है, कैम शाफ्ट। ये पूरा क्या है, कैम शाफ्ट है। तो कैम शाफ्ट में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कैम। इसी कैम के चलने की वजह से हमारा क्या होता है, वाल्व खुलता है और बंद होता है। ठीक है ना। क्या होता है, वाल्व खुलता है और बंद होता है। तो आगे देखिए यहाँ पे पहले तो देख लिए, वाल्व इज ड्रिवन यानी कि वाल्व किसके द्वारा चलता है, कैम माउंटेड ऑन दी कैम शाफ्ट। जो कैम शाफ्ट पे कैम लगा होता है उससे क्या होती है, ऑपरेट होती है। दूसरा ये, द कैम शाफ्ट रिसीव इट्स मोशन फ्रॉम दी क्रैंक शाफ्ट। जो कैम शाफ्ट है वो कैसे चलता है, वो क्रैंक शाफ्ट लगी होती है उससे चलता है। आइए इसको भी देख लीजिए। देखिए पिस्टन, कल हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि जब पिस्टन चलता है, पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हम क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन में बदलते हैं। ये याद है, ये है क्रैंक शाफ्ट। ये वाला पार्ट क्या है पूरा, ये है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट, ये जो फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट घूमने की वजह से टाइमिंग चेन यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टाइमिंग चेन। तो जो ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, क्रैंक शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगा। इस रोटेशन की वजह से ये टाइमिंग चेन लगा हुआ है, टाइमिंग चेन मूव करेगा। और ये टाइमिंग चेन किसको चलाएगा, ये चलाएगा कैम शाफ्ट को। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैम शाफ्ट रिसीव्स इट्स मोशन, यानी कि ये रिसीव करता है मोशन को, गति को, फ्रॉम दी क्रैंक शाफ्ट से। आगे आइए, व्हेन द कैम शाफ्ट रोटेट, जब कैम शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है, द वाल्व मूव्स अप एंड डाउन बाय द एक्शन ऑफ द कैम। ठीक है ना। किसके, कैम के एक्शन के द्वारा क्या होता है, वाल्व मूव करता है। अब देखिए ये कैम है, तो कैम शाफ्ट देखिए पहले तो क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा, क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग चेन के माध्यम से कैम शाफ्ट मूव करेगा। और कैम शाफ्ट के क्या लगा हुआ है, कैम लगा हुआ है, कैम मूव करेगा। जैसे ही कैम की ऊपरी पार्ट्स यहाँ पे आएगी तो हमारा ये जो वाल्व है ये नीचे की तरफ दबेगा, दबने की वजह से वाल्व खुल जाती है। और प्रत्येक
सिलेंडर के अंदर दो वाल्व लगा होता है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर ही दिया हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी समझ में आ रही है चीजें ना, बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। सोचिए कि इतना रामबाण करेगा आप लोगों की है कि इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है कि बच्चे कमेंट्स करते हैं सर इंग्लिश में दे दिया था, क्वेश्चन आसान आया था लेकिन हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हिंदी में पढ़े थे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चलेंगे, थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट होगा। एक बार तैयारी कर लेंगे तो बार बार आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी कि इंग्लिश के लिए वो दिक्कत हो रही है या हिंदी के बारे, ठीक है ना। आगे आइए। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द वाल्व, यानी कि वाल्व की पोजीशन के हिसाब से द वाल्व मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। वाल्व मैकेनिज्म कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, हमने ऑलरेडी बता दिया। एक होता है स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है ना, और दूसरा होता है ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म किस में होगा? मैं अभी आप लोगों को बताया था, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर अगर वाल्व चल रही है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर यदि वाल्व ऑपरेट हो रहा है तो वो कौन सा मैकेनिज्म कहलाएगा? स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। याद रखिएगा, देखिए यहां लिखा है विच ऑपरेट, यानी कि जो चलता है, द वाल्व लोकेटेड इन द इंजन ब्लॉक, ठीक है। यानी इंजन ब्लॉक बोलिए या सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये वाल्व अगर ऑपरेट होता है, चलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। दूसरा होता है ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। क्या होती है? तो ये हम आप लोगों को बताया था, यदि ये सिलेंडर हेड में चलता है, सिलेंडर के हेड में यदि वाल्व चलता है तो वो होता है ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स द वाल्व लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड। इतनी क्लियर हो गई इंग्लिश मीडियम वाले। आइए हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर छोटा कर देता हूँ कि आप लोगों को नीचे दिखाई दे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा और आप लोगों को फ्रेश समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में। वाल्व मैकेनिज्म संचालन कैसे होता है? तो वाल्व को कैम शाफ्ट पर चढ़ी हुई कैम के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पे जो कैम है ना, इसके द्वारा वाल्व को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। कैम शाफ्ट को गति क्रैंक शाफ्ट से मिलती है। कैम शाफ्ट को गति किसके द्वारा मिलती है? क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट मूव करता है, टाइमिंग चेन लगा हुआ है, टाइमिंग चेन से हमारा क्या चलेगा? कैम शाफ्ट चलेगी। और कैम शाफ्ट में क्या लगा होता है? कैम लगा होता है। ये कैम के चलने की वजह से हमारा वाल्व अप डाउन मूव करता है, यानी कि ओपन होता है और बंद होता है। आगे, जब कैम शाफ्ट घूमती है तो कैम द्वारा वाल्व ऊपर नीचे चलता है। वाल्व की स्थिति के अनुसार वाल्व मैकेनिज्म दो प्रकार का। पहला है स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म जो इंजन ब्लॉक में स्थिर वाल्व को ऑपरेट करता है। अब देखिए, जो इंजन ब्लॉक नीचे वाली पार्ट होती है, इसके अंदर ये वाला देखिए, इंजन ब्लॉक के अंदर अगर वाल्व ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, तो वो स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म होगा। और इंजन ब्लॉक के ऊपर क्या लगा होता है? सिलेंडर हेड में यदि वाल्व चल रहा होता है, यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया है, यदि सिलेंडर हेड में ये वाल्व चल रहा होता है, ये वाल्व यहाँ पे लगा है, वाल्व लगा है, क्या है ये? सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड है। तो सिलेंडर हेड में क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर का यूज कर ले रहा हूँ। और ये क्या है? ये है सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड, ठीक है ना। तो सिलेंडर हेड में चलेगा तो क्या है? स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। और यदि वाल्व सिलेंडर हेड में स्थित वाल्व में ऑपरेट होता है तो वो ओवरहेड है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों वाले क्लियर हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, ये देखिए, इस चीज को समझिए। मैंने और एक फिगर आप लोगों के लिए बना के रखा है कि आप लोग को एक बार चीजें समझ में आ जाए। बार बार चीजें पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पूरा फुल तरीके से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आपको एक भी चीज इससे बाहर ना हो। अब यहाँ पे हम गौर से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ कलर, थोड़ा व्हाइट ले ले रहा हूँ ना। अब आइए, ये क्या है मैं आप लोगों को बताया, ये देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से समझिएगा। ये देखिए, ये सिलेंडर है। मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर देता हूँ आपकी। ये क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? सॉरी, मैं यहाँ पे ये क्या है? सिलेंडर है।
सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारा क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन। अब देखिए पूरा मैकेनिज्म को समझिएगा, यहाँ पे इस फिगर में पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए सक्शन होगा, ठीक है ना, सक्शन के दौरान क्या होगी, इनलेट वाल्व खुलेगा और एग्जॉस्ट वाल्व बंद बंद होगा, और ये सक्शन हो गया। फिर उसके बाद कंप्रेशन होगा, उस समय कंप्रेशन के दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहेंगे, और जो फ्यूल आया है उसका कंप्रेस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, अब होगा पावर, यानी कि जो फ्यूल आई है वो जल उठेगा, जलने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पिस्टन पे लगेगा, पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगा, मूव करने की वजह से ये क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी, ठीक है। तो जब पावर स्ट्रोक होता है उस समय क्या होगा, पावर स्ट्रोक के दौरान आपका इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा, और ये क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व बंद होने की वजह से लीकेज नहीं होनी चाहिए, पावर हमें मिलेगा, लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब पावर के दौरान अब जली हुई गैसें सिलेंडर के अंदर रह जाएंगी, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और इनलेट वाल्व बंद रहेगा, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलने की वजह से गैसें बाहर निकल जाती है। अब हमारा पावर यहाँ पे किस पे मिल गया, क्रैंकशाफ्ट में मिल गई है। ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पे लिखा है ना, ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा, और क्रैंकशाफ्ट में टाइमिंग चेन, ये टाइमिंग चेन यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है, टाइमिंग चेन, टाइमिंग चेन यहाँ पे दिखाया गया है। इस ये टाइमिंग चेन क्रैंकशाफ्ट की गति को कैम शाफ्ट पे लेकर चला जाएगा, और कैम शाफ्ट पे क्या लगा होता है, कैम लगा होता है, क्या लगा होता है, कैम। ये कैम मूव करेगा, कैम मूव करने की वजह से ये क्या करेगा, कैम इसको पिस्ट वाल्व को दबाएगा, वाल्व क्या होगा, खुलेगा बंद होगा इस कैम के माध्यम से, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म और ओवरहेडेड ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अगर स्ट्रेट में क्या होगा, विच ऑपरेट वाल्व लोकेटेड इन द इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक में अगर हमारा वाल्व चल रहा है होता है तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। और अगर सिलेंडर हेड, देखिए इसके ऊपर सिलेंडर हेड होता है और इसके नीचे सिलेंडर ब्लॉक होती है, तो सिलेंडर हेड में अगर वाल्व चल रहा होता है तो वो होता है ओवरहेडेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। क्लियर, अब आगे आइए और इसको डिटेल से समझते हैं। स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, यह मैकेनिज्म उन इंजनों को ऑपरेट करता है जो इंजन ब्लॉक में स्थित वाल्वों को ऑपरेट करता है। इंजन ब्लॉक में स्थिर है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट पॉपेट, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। वाल्व स्टेम ऊपर नीचे एक गाइड में चलता है जिसे वाल्व स्टेम गाइड कहते हैं। आइए इसको समझिए, वाल्व स्टेम गाइड, ये यहाँ पे वाल्व स्टेम है, ये वाला आप लोगों को पता है ना, ये स्टेम है, ठीक है ना, जिसके अंदर चलता है, जिसके अंदर चल रहा होता है, ठीक है ना, वही क्या है, वाल्व स्टेम गाइड है। क्या है, वाल्व स्टेम गाइड है, वही चीज। आगे आइए, इंजन ब्लॉक तथा स्प्रिंग रिटेनर के बीच एक स्प्रिंग लगी होती है जो वाल्व को सीट पर बैठाए रखती है और वाल्व बंद रहता है, ठीक है ना। इंजन ब्लॉक तथा स्प्रिंग रिटेनर के बीच एक स्प्रिंग लगा होता है। देखिए देखिए ये स्प्रिंग है, वाल्व स्प्रिंग है, इसके बीच क्या लगा हुआ है, वाल्व स्प्रिंग लगा हुआ है, जो वाल्व को क्या करती है, सीट पे बैठाए रखती है। क्या करती है, वाल्व को सीट पे बैठाए रखती है जिससे लीकेज ना हो, वाल्व बंद रहता है। जब कैम के घूमने से टैपिट उठता है तब वाल्व कंप्रेशन में उठता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कैम लगा हुआ है, ये कैम किस पे लगा होगा, कैम शाफ्ट पे लगा होगा। जैसे ही ये कैम ऊपर आता है तो ये इसको उठाएगा, किसको उठाएगा, ये देखिए किसको उठाया, वाल्व टैपिट को उठाया, किसको उठाया, वाल्व टैपिट को। अब ये वाल्व टैपिट ऊपर उठकर इसमें लड़ेगा, किसमें, स्टेम जो है इसका, ठीक है ना, इसमें लड़ेगा और ये ऊपर की तरफ कंप्रेस करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो बैठा रहेगा वाल्व वो खुल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, क्लियरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। किसके बीच क्लियरेंस होनी चाहिए, तो वाल्व स्टेम और टैपिट के बीच क्या होता है, क्लियरेंस, थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। क्यों जगह छोड़ा जाता है, जब सिलेंडर, जब इंजन कार्य कर रहा होता है, तो जब पावर स्ट्रोक में पहले जब गैसें जलती हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किस पे आ जाता है, इस आपका वाल्व में आ जाता है,
और स्टेम में भी। तो ये क्या करता है, फैलाव करेगा, फैलाव करेगा तो यदि क्लियरेंस नहीं छोड़े रहेंगे तो उसमें जाके टच हो जाएगा। जैसे ही टच होगा तो हमारा वाल्व क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा, जिससे हमारा क्या होगा, लीकेज होने लगेगी, तो इंजन की पूरी पावर जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरेंस छोड़ा जाता है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्लियरेंस, ठीक है ना। तो दोनों में पूछता है, स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म है और ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म है। क्लियरेंस के बारे में हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे आइए, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए। अब आइए हिंदी में देखिए। टैपिट इंजन ब्लॉक में बने हुए गाइड में सरकता है। टैपिट इंजन ब्लॉक में बने हुए गाइड में सरकता है, ये है टैपिट। ये इंजन ब्लॉक में बना होता है, उसी में सरकता है, ऊपर नीचे होता है ना। क्यों? क्योंकि कैम शाफ्ट आपका रोटेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ये रोटेट करता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा, रोटेट, याद रखिएगा। आगे आइए, टैपिट पर एक पंच एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, जिससे स्टेम तथा टैपिट के बीच की क्लियरेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग स्क्रू, यहाँ पे है ये वाला, ये है एडजस्टिंग स्क्रू। इसको हम लोग खोलकर क्या कर लेते हैं, क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं, और कस करके हम क्लियरेंस को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहीं से, ठीक है ना। एडजस्टिंग स्क्रूज को ही खोल बंद करके हम यहाँ पे क्लियरेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ये क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो जो इंजन कंपनी बनाई होती है उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है ना। आगे आइए, वाल्व सीट के ऊपर एक इंसर्ट लगा रहता है, जिस पर वाल्व बैठता है। ये देखिए ये वाला इंसर्ट है, ये वाला इंसर्ट है, इसी के ऊपर वाल्व आके क्या हो जाती है, बैठ जाती है। और अभी मैंने बताया वाल्व के फेस यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 से 45 डिग्री, ठीक है ना। जो इंसर्ट पे यहाँ पे देखिए ये वाला इंसर्ट का यहाँ पे ये इसी पे आके क्या हो जाती है, बैठ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये भी 45, ये भी 45, आके एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा दोनों, ठीक है ना। अब आगे आइए, यह भी वाल्व फेस की तरह 30 या 45 डिग्री पर फिनिशिंग की होती है। यहाँ पे फिनिश लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला कितना, 45 डिग्री पे, और ये वाला वाल्व यहाँ आके क्या करता है, बैठ जाता है दोनों साइड से। आगे देखिए, घिसने के बाद इसे बदला जा सकता है। अगर ये कभी बार बार क्या होगा, आपका वाल्व ओपन क्लोज होता रहता है, तो अगर ये वाल्व सीट इंसर्ट घिस जाता है तो उसे हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म किसमें होता है, इंजन ब्लॉक में, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है। यदि सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व ऑपरेट हो रहा है तो वो है स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। अगला इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, दिस मैकेनिज्म ऑपरेट द वाल्व लोकेटेड इन द इंजन ब्लॉक। इंजन कहाँ लोकेट होता है, ये जो वाल्व ऑपरेट होता है इंजन ब्लॉक के अंदर होता है। द वाल्व स्टेम मूव्स अप एंड डाउन इनसाइड ए गाइड विच इज कॉल्ड द वाल्व स्टेम गाइड, विच इज कॉल्ड वाल्व स्टेम गाइड। ये इसी में स्टेम ऊपर नीचे चलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व स्टेम गाइड बोलते हैं। आगे आइए, ए स्प्रिंग इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द इंजन ब्लॉक एंड द स्प्रिंग रिटेनर विच इज कीप द वाल्व सीटेड एंड द वाल्व क्लोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी जाती है, जो कि वाल्व स्प्रिंग के माध्यम से इसे क्या करता है, सीट पे हमेशा बैठाए रखता है। जब तक कैम ऊपर नहीं आके उसे उठाएगा तब तक ये नहीं उठेगा सीट से। आगे आइए, वेन द कैम रोटेट्स, जब कैम रोटेट होता है, द टैपिट लिफ्ट अप, जो टैपिट है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, काजेज द वाल्व टू ओपन अगेंस्ट द स्प्रिंग कंप्रेशन। इस स्प्रिंग देखिए, टैपिट वाल्व है, ऊपर उठेगा तो ये किससे, स्टेम से टकराएगा, और स्प्रिंग इसको बैठाए रखेगा, लेकिन उसकी दबाव की वजह से यहाँ पे वाल्व और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अब आइए, स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं। दिस मैकेनिज्म ऑपरेट द वाल्व लोकेटेड इन द, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। ये किस में लोकेट होता है, इंजन ब्लॉक में। यहाँ पे एक और फिगर मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, पढ़ा भी दिया हूँ, खैर इसकी कोई बात नहीं है। आगे आइए, अब है स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। द टैपेट इज स्लाइड इन ए गाइड बिल्ट इनटू द इंजन ब्लॉक। चलिए इसको समझते हैं। हाँ, स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। द टैपेट स्लाइड इन द गाइड बिल्ट इन द इंजन ब्लॉक। जो टैपेट है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। जो इंजन के अंदर क्या होता है,
इंजन ब्लॉक में बिल्ट होता है। हिंदी में समझ लीजिए या इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में भी समझ लेंगे। देखते हैं हिंदी में दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है। यह मैकेनिज्म सिलेंडर हेड में स्थित वाल्व को संचालित करता है। यह मैकेनिज्म मुख्य रूप से आई तथा ओवर हेडेड में हम लोग चले गए। ओवर हेडेड छोड़िए, अभी हम लोग ओवर हेडेड में नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, अभी स्ट्रेट आगे ये। एंड एडजस्टिंग स्क्रू इज फिक्स्ड ऑन दी tappet which allow the clearance between the stem and the tappet to the adjusting increase or decrease। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एडजस्टिंग स्क्रू है यहाँ पे दिया होता है, ठीक है ना, टैपिट वाल्व में, जिसे हम लोग क्या करते हैं क्लियरेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। शायद ये भी मैंने पढ़ा दिया है कि हाँ, ए सीट इंसर्ट इन द रिप्लेस अबव द वाल्व सीट ऑन द विच वाल्व इज वाल्व सीट। द सीट इंसर्ट, जो यहाँ पे वाल्व सीट इंसर्ट है, ये लगाया जाता है जिससे हमारा वाल्व क्या होता है, सही तरीके से बैठ जाता है। चलिए ये सब हमने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। आगे आइए, अब आते हैं ओवर हेडेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। ओवरहेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, ये ओवरहेड, ओवर में हेड मतलब इंजन सिलेंडर हेड में या इंजन के हेड में लगा होगा, ऊपर साइड में लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे कैम है, कैम क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ही ये ऊपर उठेगा, इसको समझ लीजिए, तो यहाँ पे वाल्व लिफ्टर या टैपेट लगा होगा। जैसे ये ऊपर उठाएगा तो क्या ऊपर मूव करेगा, आपका जो लिफ्टर लगा है, वाल्व लिफ्टर बोलिए या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैपेट बोलते हैं ना। इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को वाल्व लिफ्टर या वाल्व टैपेट, ये इसको ऊपर उठाएगा। अब ये वाल्व लिफ्टर या टैपेट, ये लगा होता है पुश रॉड, पुश रॉड, ये पुश रॉड को ऊपर उठाएगा। देखिए कैम मूव किया ऊपर, किसको, टैपेट को ऊपर उठाया, टैपेट किसको उठाएगा, तो ये उठाएगा पुश रॉड को ऊपर के साइड में। पुश रॉड किससे जुड़ा होता है, यहाँ पे शाफ्ट के माध्यम से, ठीक है ना, एडजस्टिंग स्क्रू और शाफ्ट के माध्यम से ये राकर आर्म से जुड़ा रहता है। तो ये राकर आर्म को उठाएगा, दबाएगा। राकर आर्म क्या करेगा, जो यहाँ पे वाल्व लगा है उसके स्टेम को दबाव देगा। स्टेम को जैसे ही दबाव देगा, ठीक है ना, वाल्व के स्टेम को दबाव देगा तो हमारा वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, जो कि स्प्रिंग ऊपर के दबाव डाला रहेगा, जिससे हमारा वाल्व क्या हो, हमेशा क्लोज अवस्था में रहे। जब ये कैम ऊपर उठाएगा तो वाल्व लिफ्टर को ऊपर उठाएगा। वाल्व लिफ्टर किसको, पुश रॉड को उठाएगा। पुश रॉड राकर आर्म पे दबाव डालकर क्या करेगा, वाल्व स्टेम पे दबाव डालेगा, और वाल्व स्टेम क्या करेगा, वाल्व को खोल देगा, यानी ओपन कर देगा। तो ये होता है क्या, ओवरहेडेड पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म मुख्य रूप से आई तथा एफ हेड टाइप के इंजनों में उपयोग किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को आई तथा एफ टाइप का जो इंजन है उसके बारे में आगे कंबस्टन चेंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे आइए, इस प्रकार के मैकेनिज्म में दो अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है। दो अतिरिक्त यहाँ पे क्या लगा है ये बताइए। उस वाले में हम लोग पुश रॉड नहीं पढ़े थे, वहां पे पुश रॉड नहीं था, यहाँ देखिए इसमें पुश रॉड नहीं था, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या थी, कैम शाफ्ट था। कैम शाफ्ट किसको, वाल्व टैपेट यानी वाल्व लिफ्टर को उठाता था। वाल्व लिफ्टर डायरेक्ट स्टेम पे टच होता था और हमारा वाल्व ओपन हो जाती थी। बस दो चीजें इसमें बढ़ा दी गई हैं, किसमें, ओवरहेडेड में। क्या बढ़ा दिया गया है, एक पुश रॉड बढ़ा दिया गया है और दूसरा यहाँ पे क्या बढ़ा दिया गया है, रॉकर आर्म को बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, रॉकर आर्म को। ये दो चीजों को बढ़ा दिया गया है, किसमें, ओवरहेडेड में। ओवरहेड जहां भी आएगा यानी कि सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में, सिलेंडर हेड में लगाया गया है। यदि सिलेंडर हेड में हमारा वाल्व ऑपरेट हो रहा है तो वो क्या है, ओवरहेडेड वाल्व मैकेनिज्म है। क्लियर, आगे आइए। तो इस प्रकार मैकेनिज्म में दो अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता होती है, पुश रॉड और रॉकर आर्म की। जब कैम घूमता है तो ये टैपेट या लिफ्टर को ऊपर उठाता है। जब कैम घूमता है तो टैपेट को ऊपर उठाता है, और टैपेट क्या करता है, यह टैपेट लिफ्टर आगे पुश रॉड को ऊपर उठाता है। फिर उसके बाद पुश रॉड रॉकर आर्म को रॉकर शाफ्ट पर घुमाता है। पुश रॉड क्या करता है, रॉकर शाफ्ट पे रॉकर आर्म को घुमाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रॉकर आर्म शाफ्ट पर घूमता हुआ रॉकर आर्म में वाल्व को स्प्रिंग के विरुद्ध नीचे दबाता है। किसको, रॉकर आर्म स्टीम पे टच होके स्प्रिंग की जो दबाव है उसके विरुद्ध क्या करता है, नीचे दबाता है, और हमारा क्या होता है, वाल्व
इस क्रिया से वाल्व सिलेंडर में खुल जाता है। इस क्रिया से वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। आगे आइए, इतना क्लियर हो गया ना। अब आइए, इस प्रकार मैकेनिज्म में वाल्व टैपिट क्लियरेंस राकर आर्म तथा स्टेम के बीच में होता है। इसे राकर आर्म के सिरे पर लगे पेज से एडजस्ट किया जाता है। दो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। आइए इसको हम यहाँ पे हम आप लोगों को समझा देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे या मैं अभी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे दोनों चीजों को एक बार समझ लीजिए क्लियरेंस के बारे में, ठीक है ना। वाल्व टैपेट क्लियरेंस तो आपका दो प्रकार का हमने, एक तो हमने आप लोगों को बताया ये वाला है, ठीक है। हाँ, ये है ओवर हेड वाल्व मैकेनिज्म। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आपका इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है मैके एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो जरूर गड़बड़ कर देते हैं लोग, लेकिन आपका गड़बड़ अब नहीं होगा। ओवरहेडेड वाल्व मैकेनिज्म, इसमें जो क्लियरेंस होता है, क्या होता है क्लियरेंस, तो ये किसके बीच होता है, देखिए क्लियरेंस, ये ओवरहेडेड है, ये क्लियरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है ना। तो ये क्लियरेंस किसके किसके बीच होती है, तो ये क्लियरेंस राकर आर्म और राकर आर्म और किसके बीच है, तो ये राकर आर्म और स्टेम, वाल्व स्टेम के बीच की गैप होता है, वाल्व स्टेम, ठीक है ना। वाल्व स्टेम, इसके बीच का गैप ही हमारा क्या है, वाल्व क्लियरेंस है। तो ये ओवरहेडेड में होता है। क्लियरेंस किसके किस बीच होगा, राकर आर्म और स्टेम, वाल्व स्टेम के बीच क्लियरेंस होगी। ये क्लियरेंस हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कब होता है, क्लियरेंस क्यों दी जाती है, कि जब हमारा जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलती है यानी ईंधन जलता है, उस समय वाल्व बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, यहां तक कि लाल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो लाल होने की वजह से इसकी जो स्टेम है ये क्या होता है, फैलता है। कोई भी चीज गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है। फैलने की वजह से अगर यहाँ पे क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो वह हमेशा टच रहेगा, ठीक है ना। तो टच रहने की वजह से वाल्व हमेशा खुली रहेगी, जिससे हमारा लीकेज होगा। लीकेज होने की वजह से इंजन की जो पूरी पावर है, जितनी शक्ति है, वो उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्लियरेंस छोड़ दिया जाता है कि कल को अगर जब भी हमारा वाल्व गर्म होता है, हीट होता है, तो उस समय हमारा क्या हो, स्टेम फैलाव करे, बढ़े, तो वो जाकर क्लियरेंस की वजह से चिपके नहीं, ठीक है ना, उसको जगह मिले, इसलिए क्लियरेंस दी जाती है। अब आगे आइए, ये वाला कौन सा है, तो ये है स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म। ये कौन सा है, स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसमें क्लियरेंस क्या होगा, मैं सी से दिखा रहा हूं ना। इसमें क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, किसके किसके बीच, तो वाल्व टैपिट क्लियरेंस किसके किसके बीच है, तो वाल्व टैपिट और और किसके बीच है, तो ये किसके बीच है, तो वाल्व स्टेम के बीच, वाल्व स्टेम, ठीक है ना, इसके बीच क्लियरेंस है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। आगे आइए, ओवरहेडेड, ये हो गया ओवरहेडेड। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, दिस मैकेनिज्म ऑपरेट द वाल्व लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में जो लोकेट होता है वाल्व, उसको ऑपरेट करता है। दिस मैकेनिज्म इज प्राइमरली यूज इन आई एंड एफ हेडेड टाइप इंजन। आई तथा एफ हेड टाइप की जो इंजन होती है, उसमें मुख्य रूप से ये ओवर पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इस प्रकार के मैकेनिज्म में टू एडिशनल पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। टू एडिशनल पार्ट्स कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका पुश रॉड और दूसरा राकर आर्म। ये है पुश रॉड
और दूसरा ये वाला आपका क्या है, ये वाला राकर आर्म है, ठीक है ना, ये वाला क्या है, राकर आर्म। दो प्रकार की पार्ट्स इसमें एक्स्ट्रा लगाई जाती है। आगे देखिए, दिस टैपिट लिफ्टर फर्दर लिफ्ट द पुश रॉड, यानी कि इस प्रकार के मैकेनिज्म जो टैपिट है या लिफ्टर है, ये क्या करता है, कैमशाफ्ट वाल्व लिफ्टर को उठाता है, और वाल्व लिफ्टर किसको उठाता है, पुश रॉड को उठाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है द टैपिट लिफ्टर फर्दर लिफ्ट द पुश रॉड, द पुश रॉड रोटेट द रॉकर आर्म ऑन दी रॉकर आर्म शाफ्ट, जो रॉकर आर्म की जो शाफ्ट है उसमें रॉकर आर्म लगा होता है, उसी को क्या करता है, ये रोटेट करता है ऑन दी रॉकर आर्म शाफ्ट, रॉकर आर्म की जो शाफ्ट है उस पे रॉकर आर्म को रोटेट करता है। द रॉकर आर्म रोटेटिंग ऑन दी रॉकर आर्म शाफ्ट प्रेसेस द वाल्व डाउन अगेंस्ट द स्प्रिंग, स्प्रिंग के जो अगेंस्ट है उसको वाल्व की स्टेम को क्या करता है, दबाता है, जिससे हमारा वाल्व क्या होती है, खुल जाती है। बाय दिस एक्शन द वाल्व ओपन इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वाल्व क्या हो जाती है, खुल जाती है। आगे बढ़ेंगे। In this type of mechanism, the valve tappet clearance is located between the rocker arm and the stem, ठीक है ना। जो क्लियरेंस है किसके किसके बीच होती है, वाल्व स्टेम तथा रॉकर आर्म के बीच क्लियरेंस होती है, ठीक है ना। आगे आइए, इट कैन बी एडजस्ट यूजिंग द स्क्रू फिटेड एट द एंड ऑफ द रॉकर आर्म, ठीक है ना। इट कैन बी एडजस्टेड यूजिंग द स्क्रू फिटेड, यहाँ पे देखिए स्क्रू जो फिट होती है, यहाँ पे जो स्क्रू फिट होती है, इसके द्वारा हम लोग क्लियरेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, तो ये क्लियरेंस हमारी जो इंजन बनाने वाली कंपनी है वो लिख के देती है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। आगे आइएगा, तो ये हो गया आप लोगों का, ये भी समझ लिए हैं आप लोग। आगे अब इस पे आते हैं, वाल्व टैपिट क्लियरेंस, ये तो हो ही गया, मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है ना, बस इसको पढ़ लेते हैं, मैंने समझा दिया आप लोगों को। स्ट्रेट पॉपिट वाल्व मैकेनिज्म में टैपेट और वाल्व स्टेम के बीच कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, मैंने बताया ना, ये है आप लोगों का स्ट्रेट पॉपिट, किसके बीच, तो ये वाल्व टैपिट और स्टेम के बीच क्लियरेंस रखा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखा दिया है। ओवरहेडेड पॉपिट वाल्व मैकेनिज्म में आप लोगों को कहाँ पे, राकर आर्म तथा स्टेम के बीच होता है, ठीक है ना। तो ओवरहेडेड वाल्व मैकेनिज्म में जो राकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, ये दोनों याद रखिएगा। एग्जाम में अगर स्ट्रेट वाल्व मैकेनिज्म के बीच पूछेगा क्लियरेंस, तो स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, किसके बीच होना था, वाल्व लिफ्टर और वाल्व स्टेम के बीच जो गैप होती है वहां पे क्लियरेंस होता है। और आपका ओवरहेडेड में कहाँ होता है, तो राकर आर्म और स्टेम के वाल्व स्टेम के बीच जो गैप होती है वहां क्लियरेंस होता है। आगे आइए, इस क्लियरेंस को वाल्व टैपिट क्लियरेंस या वाल्व लेस भी कहते हैं, ठीक है ना। वाल्व क्लियरेंस को वाल्व लेस भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी घुमाकर एग्जाम में पूछ देता है वाल्व लेस, तो वाल्व लेस कोई चीज नहीं है, ये क्लियरेंस को ही, जो क्लियरेंस है उसी को वाल्व लेस बोलते हैं, ठीक है ना। वाल्व की जो क्लियरेंस होती है, जो गैप छोड़ी जाती है, उसी को बोलते हैं। आगे आइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। इन ए स्ट्रेट पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म some clearance is maintained between the tappet and the valve stem. Similarly, in an overheaded poppet valve mechanism, clearance is maintained between the rocker arm and the valve stem. This is clearance is called valve tappet clearance or valveless. Next आते हैं, अब आइए वाल्व टैपिट क्लियरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने ऑलरेडी बता दिया कि क्लियरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाल्व बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से उसे फैलने का जगह मिल जाए, अगर वो फैलने का क्लियरेंस नहीं होता, फैलने का जगह नहीं मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, हमेशा वाल्व ओपन रहेगा, लीकेज होगी, और हमारा इंजन जो है पूरी इफिशियंसी से, पूरी दक्षता से काम नहीं कर पाएगा, पूरी पावर नहीं दे पाएगी। तो इसको समझ लीजिए नेसेसिटी क्यों है, ठीक है ना, वाल्व टैपिट क्लियरेंस की। व्हेन द इंजन हीट्स अप, जब इंजन हीट होता है ज़्यादा, द वाल्व स्टेम एक्सपेंड, जो वाल्व की स्टेम है, ये वाला स्टेम जो है, ये क्या होती है, फैलती है, एक्सपेंड होती है। इफ दिस क्लियरेंस इज नॉट प्रेजेंट, यदि यह क्लियरेंस नहीं होता, द एक्सपेंशन विल काज द वाल्व, जो एक्सपेंशन होगी ये वाल्व को क्या करेगा, वाल्व टू दी लिफ्ट ऑफ इट्स सीट, ये अपनी सीट से इसको हमेशा उठाए रखेगा, ठीक है ना। रिमेन ओपन, यानी कि ओपन रखेगा हमेशा। दिस विल रिजल्ट इन कंप्रेशन लीकेज, कंप्रेशन लीकेज होगी, एंड लेस पावर जनरेशन, जिससे पावर
क्या होगी, कम उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अगर ये क्लियरेंस कम होती तो हमारा वाल्व हमेशा खुला रहता है कंप्रेशन के दौरान, और इस वजह से हमारा क्या होता, पावर कम जनरेट होती। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले देखिए, जब इंजन गर्म होता है तो वाल्व की स्टेम फैलती है, यदि यह क्लियरेंस न होता तो फैलाव के कारण वाल्व अपनी सीट से उठ जाएगा, यानी कि खुला रहेगा, वाल्व खुला रहेगा। इससे कंप्रेशन में लीक होगी और पावर कम उत्पन्न होगा, इसलिए हमें क्लियरेंस देना बहुत जरूरी है। अब समझ में आ गया, आगे आइए। वाल्व क्लियरेंस समायोजन एडजस्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, जो ओवरहेडेड वाल्व मैकेनिज्म है, यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू पुश रॉड के पास लगा होता है, और यहाँ पे कहाँ लगा होता है, दोनों एक ही जगह आ गया है, ओवरहेडेड दोनों जगह हो गया है ना। यहाँ पे देख लीजिए, एडजस्टिंग स्क्रू कहाँ लगा हुआ है, पुश रॉड के ऊपर। यहाँ से हम क्लियरेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कौन से वाले में, ओवर पॉपेट वाल्व मैकेनिज्म में। ऐसे ही दोनों यहाँ पे ओवर हेडेड ही दे दिया गया है, थोड़ा फिगर लगाने में गलती हो गई है, ठीक है ना, इधर फिगर लगाने में गलती हो गई है ना, कोई नहीं। स्ट्रेट और ये दोनों आप लोग देखे हैं, देखिए ये वाला क्या है, स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाले में क्लियरेंस कहाँ होता है, एडजस्ट कहाँ किया जाता है, तो टैपेट वाल्व के ऊपर एडजस्टिंग स्क्रू होती है स्ट्रेट वाले में। और ओवरहेडेड में कहाँ होता है, तो ये पुश रॉड के ऊपर होता है। बस इतना ही समझिए ना, भले फिगर यहाँ पे गड़बड़ लगी है, लेकिन मैं फिगर आप लोगों को समझा दिया हूँ, अब उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया है आप लोगों का। अब आगे आइए, यह क्लियरेंस सही मात्रा में होना चाहिए। यदि क्लियरेंस अधिक होगा तो टैपेट वाल्व से टकराने के कारण आवाज उत्पन्न होगी। यदि यह क्लियरेंस सही मात्रा में नहीं है तो बार बार क्या होगा, टकराएगा, जिससे आवाज उत्पन्न होगा, नॉइस आएगी। द क्लियरेंस मस्ट बी करेक्टली सेट। इफ द क्लियरेंस इज एक्सेसिव, अधिक है, देयर विल बी नॉइस व्हेन द टैपेट रॉकर आर्म स्ट्राइक द वाल्व। ठीक है, अधिक है, क्लियरेंस अधिक है तो क्या होगा, टक 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 की आवाज आएगी, ठीक है ना। आगे आइए, आगे देखिएगा। मैं जो यहाँ पे फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो फिगर आप लोग छोड़ दीजिए, मैं फिगर आप लोगों को समझा दिया हूँ बढ़िया तरीके से ना, इसकी अब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनलेट या एग्जॉस्ट में अंतर क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व पर क्लियरेंस अधिक रखा जाता है। क्यों अधिक रखा जाता है, ये भी रीजन है। देखिए, सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका इनलेट वाल्व खुलेगा, उस समय फ्यूल आएगी या हवा आएगा, तो सक्शन में हीट जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब एग्जॉस्ट वाल्व जली हुई गैसें अंदर होती है, जब जल जाती है जली हुई गैसें, तो उस समय किसके थ्रू बाहर आता है गैसें, तो वो आता है आपका एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू गर्म हवा बाहर आ रही है, तो एग्जॉस्ट वाल्व बहुत ज्यादा गर्म होगा। इनलेट वाल्व से ज्यादा गर्म कौन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व, क्योंकि जली हुई गैस उधर से बाहर निकलती है, इसलिए वहां पे क्लियरेंस अधिक रखा जाता है। जहां से इनलेट वाल्व की जो क्लियरेंस है, इनलेट वाल्व की क्लियरेंस कम होगा, एग्जॉस्ट वाल्व का अधिक होगा, क्योंकि अधिक गर्म होने की वजह से अधिक फैलेगा वो ना। देखिए, एग्जॉस्ट वाल्व पर क्लियरेंस अधिक रखा जाता है, इस कारण यह कि गैस वाल्व अधिक गर्म रहता है, ठीक है ना। एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, अधिक गर्म रहता है, इसका फैलाव भी अधिक होगा। जो चीजें जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतनी ज्यादा फैलती हैं। इनलेट वाल्व कम गर्म होता है क्योंकि इसमें ठंडा फ्यूल मिक्सचर आता है, और एग्जॉस्ट वाल्व अधिक गर्म होता है क्योंकि वहां से जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, द क्लियरेंस इज सेट हायर फॉर द एग्जॉस्ट वाल्व। जो क्लियरेंस है, हाई सेट किया जाता है एग्जॉस्ट वाल्व का। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है उसमें क्लियरेंस अधिक दी जाती है या आपका किसमें, इनलेट वाल्व में क्लियरेंस अधिक दी जाती है, तो जो ज्यादा गर्म होगा उसमें याद रखिएगा। दिस इज बिकॉज द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन हॉटर एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सपेंशन, यानी कि ज्यादा गर्म होने की वजह से ये क्या होता है, ज्यादा फैलाव होता है, फैलेगा। द इनलेट वाल्व स्टे कूलर बिकॉज इट्स रिसीव द कूल फ्यूल एयर मिक्सर। वो जो कूल फ्यूल यानी कि ईंधन और एयर की मिक्सर है, वो ठंडी अवस्था में ही अपने अंदर लेता है, खींचता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है, इसके बीच क्लियरेंस कम होगा। आगे आइए, ये देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वाल्व कूलिंग। देखिए, इंजन चलता है तो सिलेंडर के अंदर जब
ईंधन जलती है उस समय हमारा वाल्व बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको कूलिंग करना यानी ठंडा करने की भी जरूरत होती है। ये नहीं कि सिर्फ चला रहे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं, उसको ठंडा भी करना पड़ता है ना। तो उस चीज को समझिए यहाँ पे पहले वाल्व कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमारा सबसे पहले देखिए, जब सबसे ऊपर वाला पार्ट्स क्या कहलाता है, ये फेस कहलाता है, फेस कहलाता है। तो फेस पे हमारा जब ईंधन जलता है, ईंधन जलने की वजह से फेस सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ये गर्म कितना होगा, तो ये मान के चलिए 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है ना। उससे नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कम गर्म होता जाएगा, ठीक है ना, क्या होता जाएगा, कम गर्म होता जाएगा। 1000 यहाँ पे 50 कर लीजिए इसको, 1050, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊपर टेम्परेचर होगा जैसे जैसे वाल्व की फेस से नीचे की तरफ यानी कि स्टेम की तरफ आएंगे, वाल्व की स्टेम की तरफ हमारा तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊपरी पार्ट गर्म होगा क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आता है, ईंधन के, यही आता है, ठीक है ना। जली हुई गैसों के संपर्क में यही आता है, फेस आता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टेम की तरफ तो आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कभी ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दहन के दौरान सबसे ज्यादा वाल्व में कौन सा पार्ट गर्म होता है, फेस होता है या बीच का पार्ट होता है या सबसे नीचे का पार्ट होता है, तो आप फेस वाला सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना, ये मारेंगे। तो देखिए आइए इसको समझते हैं। द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स हार्टर देन द इनलेट वाल्व। जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये क्या होता है, हार्टर मतलब गर्म होता है, देन द इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व से अधिक गर्म होता है। बिकॉज द एग्जॉस्ट वाल्व इज ऑलवेज इन कंटेक्ट विद द हॉट गैसेज। जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हमेशा किसके संपर्क में रहता है, हॉट गैसेस के यानी कि गर्म गैसों के संपर्क में रहता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है। एंड द इनलेट वाल्व रिमेन्स लेस हॉट ड्यू टू द इनकमिंग कोल्ड चार्ज फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। देखिए जो इनलेट वाल्व है इससे हमारी ठंडी एयर और फ्यूल की मिक्सर आती है, इसलिए ये ठंडा हो जाता है थोड़ा, मतलब इसके अपेक्षा थोड़ा ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व गर्म रहती है। द एग्जॉस्ट वाल्व बिकम्स रेड हॉट इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो बिकम यानी हो जाता है रेड हॉट यानी कि लाल गर्म, इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में ये क्या हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है। इफ इट्स फेस रिमेन द हॉटेस्ट, इसका जो फेस होता है ऊपरी भाग होता है वो बहुत ज्यादा हॉटेस्ट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। एंड द स्टेम रिमेन द लीस्ट हॉट, जैसे जैसे हम स्टेम की तरफ बढ़ते हैं वो क्या होता है, कम गर्म होता है, गर्म होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व इज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिखाया गया है कि कहाँ कितनी टेम्परेचर होती है ना। आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे ज्यादा फेस गर्म होगा 1150 डिग्री, उससे नीचे आएंगे तो 1080 डिग्री, उससे नीचे आएंगे तो 1050 फ़ारेनहाइट, उससे नीचे आएंगे तो 800 फ़ारेनहाइट, सबसे ऊपर 1150 फ़ारेनहाइट, है ना। ऐसे होता है। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए कैसा हो गया है, लाल गर्म हो गया है। कैसा लाल गर्म, ऊपर वाला पार्ट सबसे गर्म होता है, कितना होता है 1150, कितना होता है 1150, उससे नीचे 1080, उससे नीचे 1050, उससे नीचे 8000 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इनलेट वाल्व की अपेक्षा एग्जॉस्ट वाल्व अधिक गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व हमेशा गर्म गैसों के संपर्क में रहता है और इनलेट वाल्व ठंडे चार्ज आने से कम गर्म रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ी देर में लाल गर्म हो जाती है, इसका फेस सबसे अधिक गर्म और स्टेम सबसे कम गर्म रहता है, ठीक है ना। एग्जॉस्ट वाल्व का जो फेस है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है और स्टेम क्या होता है, उससे कम गर्म रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व के विभिन्न भागों पर तापक्रम दिखाया गया है फिगर में, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए सोडियम कूल वाल्व, ठीक है ना। कौन सा, सोडियम कूल वाल्व। इसमें थोड़ा समझेंगे। ये वाल्व होता है, वाल्व वाल्व के अंदर क्या होता है, होलो स्टेम होती है यानी कि खोखली होती है, उसके अंदर क्या बना होता है, भरा गया होता है, सोडियम भरा गया होता है। क्या भरा होता है, गया होता है, सोडियम। ये सोडियम 97.5, ठीक है ना, कितने, 97
99.5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, और ये सोडियम ऊपर नीचे होता है। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए जब ये गर्म होगी, वाल्व गर्म होगा, तो वाल्व का सबसे ऊपरी यानी कि जो फेस वाला भाग है, क्या होगा, फेस वाला भाग गर्म होगा। क्या होगा, फेस वाला भाग गर्म होगा, तो सोडियम द्रव अवस्था में आ जाएगा, तो फेस से इसकी गर्मी लेकर सोडियम स्टेम को देता रहेगा, और स्टेम के माध्यम से ये कूलिंग होता रहेगा। इसका जो फेस है, फेस ये ज्यादा गर्म होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को इधर बताया था ना कि फेस अधिक गर्म होता है, तो फेस से सोडियम क्या कर लेगा, हीट को अवशोषित कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और उसको स्टेम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे फेस बहुत ज्यादा गर्म ना हो। आगे आइए, इसको चीज को समझिए। बहुत से हेवी ड्यूटी इंजनों में सोडियम कूल्ड वाल्व लगाए जाते हैं। सोडियम कूल्ड वाल्व की स्टेम खोखली होती है। कैसी होती है, स्टेम जो होती है खोखली होती है, और उसके अंदर क्या भरा गया होता है, सोडियम भरा होता है, जिसके कुछ भाग में सोडियम भरा रहता है। सोडियम 97.5 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, पिघल कर कैसा द्रव अवस्था में हो जाता है। अतः कार्यकारी तापक्रम जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर सोडियम द्रव के रूप में रहता है। जब इंजन चलता है तो वाल्व ऊपर नीचे चलता है, वाल्व क्या होगा, खुलेगा बंद होगा, ऊपर नीचे चलेगा, तो ये द्रव अवस्था में सोडियम बदल जाता है, तो वाल्व की फेस से गर्मी को लेकर स्टेम में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इस प्रकार वाल्व की फेस को ठंडा रखता है। ठीक है ना, जिससे सोडियम वाल्व हेड से लगता है और नीचे आता है। इस प्रकार यह वाल्व हेड की यानी कि जो फेस है या हेड बोलिए उसी को, उष्मा को स्टेम को दे देता है। इससे वाल्व हेड ठंडा होता है। जो वाल्व की हेड है या फेस है ये ठंडा रहता है। इसमें क्या रहता है, खोखला स्टेम होती है जिसके अंदर सोडियम बनी रहती है। सोडियम जब इसका टेम्परेचर 97.5 डिग्री जाती है तो ये पिघल जाता है। पिघलने की वजह से जो फेस है, फेस से आके टकराता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये जाकर जो गर्मी है उसको अवशोषित करके स्टेम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस प्रकार ये फेस को या इसके हेड को क्या करता है, ठंडा रखता है। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, सेम वही चीज है। सोडियम कूल्ड वाल्व आर यूज इन मैनी हैवी ड्यूटी इंजन। जो हैवी ड्यूटी की इंजन है उसमें सोडियम वाल्व का प्रयोग किया जाता है ना, सोडियम कूल्ड वाल्व का प्रयोग किया जाता है। द स्टेम ऑफ ए सोडियम कूल्ड वाल्व इज होलो। स्टेम कैसा होता है, सोडियम कूल्ड वाल्व जो होती है उसकी स्टेम खोखली होती है। एंड ए पोर्शन ऑफ इट्स फील्ड विद द सोडियम। कुछ पोर्शन, कुछ भाग इसके क्या होते हैं, सोडियम भरे गए होते हैं कुछ भाग तक। सोडियम मेल्ट्स एट 9.5 डिग्री सेल्सियस। सोडियम मेल्ट होता है, पिघलता है 97.5 डिग्री सेल्सियस पे। देयर फोर एट ए ऑपरेटिंग टेम्परेचर द सोडियम रिमेन्स इन ए लिक्विड स्टेट। सोडियम लिक्विड स्टेट में हो जाती है। When the engine runs, जब इंजन रन होता है, चलता है, the valve moves up and down। वाल्व क्या होती है, अप डाउन चलती है, ऊपर नीचे चलती है। causes the liquid sodium to strike the valve head। ऊपर नीचे चलने की वजह से जो सोडियम है उसके हेड से यानी कि फेस से टकराता है और गर्म हीट को अवशोषित कर लेता है ना। इन दिस वे इट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द वाल्व हेड टू द स्टेम। और ये क्या करता है, हेड से लेकर स्टेम को गर्मी दे देती है, हीट को दे देता है, उष्मा को दे देते हैं। दिस कीप द वाल्व हेड कूल, जिससे ये वाल्व क्या होती है, ठंडा रहता है। आगे देखेंगे। अब है कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट को हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम वाल्व कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम कैमशाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। उसके आगे की जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहिएगा। और जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए आपके दोस्त, उनसे बता दीजिए क्लास चलने लगी है लाइव, अभी मिनिमम रेट पे अवेलेबल है, जिससे उनको एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद,